अब इस असाइनमेंट का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपने जो अब तक स्टिचेस के बारे में सीखा, आपने पूरा महीना ड्राइंग सीखी, आपने उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। और स्टिच और लैंग्वेज करने से आती है। आप इंग्लिश लैंग्वेज करते हैं तो आपको सब कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज आप जब यूटिलाइज करेंगे तो आएगी, अगर जो आप लेक्चर सुनेंगे तो नहीं आएगी। कोई भी प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स हैं, आपके करने पे डिपेंड करता है। लेक्चर लेने से कोई कुछ नहीं आता, नॉलेज आ जाता है लेकिन एक्सपर्टीज नहीं होती। आपने इस वक्त तक सीखा, इसको रोटेट किया, तो आपने इस पे फोकस करना है कि ये मेरा लेसन है, मुझे बहुत आसान लग रहा है, बट ये मुझे महारत तब देगा जब मैं बहुत रिपीटेडली इसको कर रहा हूँ और इसको बार बार कर रहा हूँ। बार बार कर रहा हूँ तो फिर मुझे ये आएगा। ये हरगिज नहीं है कि आप सोच लें कि बस ये इसकी ड्राइंग भी मैं समझता हूँ कर लेंगे, स्टिच भी लगा लेंगे, लेकिन आपने इसको, जैसे मैं बार बार ताकीद कर रहा हूँ, फ्लो के साथ बनाना है। चीज़ें आपको सोचने का मौका ना मिले। जैसे मैं अभी समझा रहा था कि जैसे बाइक चलाते हैं, आपको ब्रेक लगाने के लिए सोचना नहीं पड़ता, पाँव खुद ब खुद मूव होता है। तो यहाँ पर हाथ खुद ब खुद मूव होना चाहिए। यहाँ पर आपको ये डिसीजन खुद ब खुद ले लेना चाहिए कि इसमें कॉम्प्लेक्स इनपुट टूल का कौन सा टूल इस्तेमाल होगा। जैसे आपको मैं मोस्टली समझाऊंगा आगे भी क्लासेस में, इनपुट टूल 5 हैं और इसमें 5 के 5 ही इंपॉर्टेंट है। कि स्टिचेस कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के। फिल एंड आउटलाइन स्टिच। फिल स्टिचेस में आपने सीखा कि फिल स्टिचेस वो हैं कि जो ऑब्जेक्ट के अंदर बढ़ते हैं, जो फिलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जो आउटलाइन स्टिचेस हैं वो डेकोरेटिव स्टिचेस हैं। ये पढ़ लिया। इसके बाद अब स्टिच लगाने की बारी आएगी। स्टिच लगाने के लिए क्या है? तो उसके लिए सबसे पहले आप टूल पकड़ेंगे। टूल कौन से हैं? टूल जो बनते हैं उसको हम इनपुट टूल्स कहते हैं। इनपुट टूल्स कहते हैं, ये टूल्स हैं वो। ये इनपुट टूल्स हैं, इनको डिजिटाइजिंग मेथड भी कहते हैं, डिजिटाइजिंग टूल्स भी कहते हैं। आपने वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना है जो ज़ुबान पर बोलना आसान हो, वो है इनपुट टूल्स। लेकिन आपको डिजिटाइजिंग मेथड इसलिए कहा कि कोई बंदा आपसे क्वेश्चंस कर भी लेता है तो आपको पता होना चाहिए कि डिजिटाइजिंग मेथड्स क्या हैं। ठीक है। अब ये कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स टर्निंग, ये 5 टूल्स हैं। आपने अपने नन्हे मुन्ने दिमाग को इसमें परेशान नहीं करना कि आप एक ही टूल से काम कर लें, मैं 5 से क्यों काम करूंगा। आपने फोकस ये करना है, पांचों की एक कैफियत है कि कोई ना कोई क्वालिटी हर एक में मौजूद है। तो आपने डिसीजन करते वक्त अपने माइंड में क्या सोचना है कि वो कौन सा टूल है जिससे आप कम वक्त में बेहतरीन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। आपने आप बल्कि आप ऐसा कर लें, बेहतरीन को पहले ले आएं कि बेहतरीन क्वालिटी का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं लेकिन वक्त कम लगे। प्रायोरिटी किस चीज़ की है? बेहतरीन ऑब्जेक्ट की। तो अब आप बेहतरीन का डिसीजन कब करेंगे? कि जब पांचों टूल को रिपीटेडली इस्तेमाल कर चुके होंगे, आप हर टूल को फेमिलियर हो चुके होंगे, हर टूल से हर टूल को एक्सरसाइज में ले चुके होंगे, फिर आपको पता होगा। जैसे आपके पास मोबाइल हो 4-5 या गाड़ियां 4-5 हों, तो आपको सबका पता होता है कि यार ये गाड़ी किस तरह ड्राइव होगी, ये कितना एंजॉय करेंगे इस पे। या इवन कि आपके अगर जो स्टडी टेबल पे 5 पेन हो, तो आपको अंदाजा होता है कि कौन सा पेन अच्छा लिखेगा। यानी कि किस काम आपको पता होगा कि अब मैंने हाशिया देना है तो अब कौन सा पेन यूज करना है, बॉर्डर पर लगाना है तो कौन सा यूज करना है। ऐसे ही है। तो ऐसा तो नहीं होता कि सारे पेन एक जैसे हैं। हर पेन अपनी अपनी खूबी रखता है, इस लिहाज से हर टूल अपनी अपनी खूबी रखता है। लेकिन इसका यूज करते वक्त सोचना क्या है कि किस टूल से आप परफेक्ट और स्टिच लगाएंगे, और दूसरा सेगमेंट क्या सोचना है कि कम वक्त में कौन सा लगेगा। आप इसमें कॉलम ए है, कॉलम बी है, कॉलम सी है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स टर्निंग है। आप इंशाल्लाह मेरी से ये क्लासेस के बाद आप देख लेंगे कि बाज़ कुछ चीज़ें आसान बन रही होंगी लेकिन परफेक्ट नहीं बन रही होंगी। तो आपने परफेक्शन को फोकस करना है, आसानी की तरफ नहीं जाना। तो अब ऐसा है कि आपकी महारत क्या होनी चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट देखा, उसी वक्त टूल का डिसीजन आना चाहिए कि मैं इसको, क्लाइंट का इससे कोई लेना देना नहीं। आप अब अगर जो सूट डिजाइन करते हैं, लोगो डिजाइन करते हैं, तो क्लाइंट को इससे लेना देना नहीं है कि वो कॉलम ई से बना है या कॉलम बी से बना है, कॉलम सी से बना है या कॉम्प्लेक्स। उसको तो लुक से लेना देना है। उसका का
इनपुट टूल का इस्तेमाल जो है ना मशीन पे असरअंदाज होता है ना क्लाइंट के रेट पे असरअंदाज होता है, वो आपकी आउटपुट पे इस्तेमाल असरअंदाज होता है। आप ये आपका अपना मैटर है कि आप कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं। डिजाइन जो कॉलम ए से बना है उसकी भी आउटपुट वही आ सकती है, जो कॉम्प्लेक्स टर्निंग से बना है उसकी भी आउटपुट वही आएगी। लेकिन अब इनमें से डिफरेंस क्यों लाना है, आपने फोकस क्यों करना है, आपने अपना टाइम भी बचाना है। क्यों, ये नहीं है कि आप इसी चक्कर में लगे रहें कि कॉलम ए से बनाना है। आपने देखना है जिससे आप परफेक्ट बनाएं और जिससे आप जल्दी बनाएं। अगर जो आप परफेक्ट नहीं बना रहे बट जल्दी बना रहे हैं तो आप उस टूल का कोई फायदा नहीं। ठीक है, आप परफेक्ट बना रहे हैं बट थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं तो दिस इज फाइन। ठीक है, अब आपने इसका तयन कब करेंगे, जब आप पांचों टूल्स में मास्टर हो जाएंगे। तो अब मास्टर होने के लिए क्या तरीका कार है कि आपको रिपीटेडली तमाम टूल्स से आपको फेमिलियर करवाया जाए और आप रिपीटेडली एक्सरसाइज करें। और फिर एक वक्त आएगा कि मैं आपको असाइनमेंट दूंगा कि आप इसको अपने पसंदीदा टूल से बनाएं, और फिर जब बनाएंगे आप तो फिर मैं आपको चेक करूंगा कि आपने कौन सा टूल गलत इस्तेमाल किया और क्यों किया। मैं दलाइल से वाजे करूंगा। हो सकता है कि आपने बनाया हो, ठीक बनाया हो, लेकिन मैं कहूंगा कि इसमें ये टूल का इस्तेमाल आपको डिले की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह आप फोकस कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम कि अब ये ऑब्जेक्ट बनाया, सबसे पहले आपको पता है इसकी ड्राइंग करनी है। सबसे पहले आप ड्राइंग क्यों करते हैं, मोस्टली आपको डिजिटाइजर कहेंगे डिजाइन, भाई वो डिजिटाइजर बेचारा खुद तो 20 साल से धक्के खा रहा है, और 20 साल से धक्के खाने के बाद आज जो बच्चा 4 महीने से सीख रहा है उसको चैलेंज कर रहे होंगे, तू पागल है, तू ड्राइंग कर रहे हैं। ठीक है, आप जब इंशाल्लाह 2 साल के होंगे तो आपको भी बहुत से ऑब्जेक्ट ड्राइंग के बगैर बनाने आ जाएंगे। तो इसलिए आप इतनी टेंशन ना लें कि आपने वो कि ड्राइंग क्यों, ड्राइंग बनानी है या नहीं बनानी, आपने ड्राइंग बनानी है। ड्राइंग बनानी है, इससे आप ऑब्जेक्ट को कंसीव कर लेते हैं, ड्राइंग को शेप को फॉलो कर देते हैं। और एक बड़े से बड़ा समझदार डिजाइनर भी जब किसी एक मोटिफ की कंपोजिशन बनाता है तो ड्राइंग के बगैर नहीं बना सकता। ठीक है, आप इस चीज इसमें अपनी एनर्जी वेस्ट ही ना करें। कोई बोल रहा है तो आप इसको इग्नोर कर दें, बहस करने की जरूरत नहीं है। तो इस लिहाज से अगर जो आप एक अच्छी डिजिटाइजिंग करना चाहते हैं तो पहले साल में आप आम ऑब्जेक्ट्स को भी ड्राइंग के बगैर मत बनाएं। मैं मानता हूं इससे आपका टाइम डिले आएगा थोड़ा सा, लेकिन जो एक्यूरेसी और परफेक्शन आएगी तो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक हो गया। जब जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको आपने ड्राइंग करना है पहले और उसके बाद आपने स्टिच अप्लाई करना है। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें आपकी ड्राइंग की एक्सपर्टीज भी इतनी ही होनी चाहिए कि जितनी मैंने टाइम टू टाइम क्लास में आपको समझाई। इसको हम सबसे पहले लॉक किया होता है हमने, ओके लॉक कर लिया। ये लॉक कर लिया मैंने इसको। एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट आपको सेट करके दिखा रहा हूं, ये लॉक कर लिया। आपने अब ड्राइंग को फॉलो कैसे करना है, ये लॉक करके आपने सबसे पहले आपने ये टूल पकड़ना है, ये वेक्टर शेप, ये ग्राफिक डिजिटाइजिंग का है। अगर जो ऑब्जेक्ट आपका चारों तरफ से बाउंड्री क्लोज है तो आप क्लोज शेप पकड़ लें, आपकी बाउंड्री ये ओपन है तो ओपन शेप पकड़ लें। ये स्टार्टिंग की बातें हैं, आगे जाकर आप बहुत सी चीजें स्किप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपका क्योंकि आपका ये सेकंड मंथ है उस एंगल से आपको सिखा रहा हूं। आपने ये पकड़ा और आपने अब इसका डिसीजन क्या है, जब भी फिल ऑब्जेक्ट को बनाया करते हैं ऑब्जेक्ट की एक्सटर्नल एजेस के ऊपर लाइन को ड्रा किया करते हैं। जब भी आपने फिल ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है तो आपने ये एक्सटर्नल एज ये है, ये ब्लरी लेवल आता है, जहां ब्लर होना शुरू हो जाता है, इस लेवल पर आपने ड्राइंग करनी है। याद रहेगा, ये लेवल है आपका। और जब आपने ओनली आउटलाइन बनानी है तो आउटलाइन के सेंटर से ड्रॉ करनी है। जैसे अगर वैसे तो ये फिल ऑब्जेक्ट है तो इसको कहां से बनाएंगे, आपने यहां से बनाना है, इस एक्सटर्नल कॉर्नर से बनाना है, यहां से। ठीक है, अगर जो आपकी ओनली आउटलाइन होती तो फिर कहां से बनाना था, ये ब्लैक लाइन है, इसके यहां मिड में रखना। बस आज आप ये तहैया कर लें और आइंदा से आप याद रखें, बेशक आप लोगो डिजिटाइज कर रहे हैं, बेशक बुटीक कर रहे हैं, आपने मेथड यही याद यूज करना है।
अगर जो कोई बेचारा आपको कहता है कि ये क्या कर रहे हो, बाहर नहीं कर रहे हो, आपने इग्नोर करना है, कोई इतनी टेंशन नहीं लेनी। हर एक का एक लेवल अपना अपना होता है। बाज का तो उसको खुद नहीं पता होता। जब उसको कहा जाएगा कि दलाइल के साथ समझाएं तो उसको नहीं पता होगा। बस वो ये कहेगा कि मेरे उस्ताद ने ऐसा किया। ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक्सटर्नल एजेस पे रखना है। तो अब ये फिल ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेट मैंने एक्सटर्नल पे रखना है। यहाँ से ग्राफिक डिजिटाइजिंग टूल पकड़ा है और मैंने इसको पकड़ने के बाद इसको वेक्टर को पकड़ लिया और ये क्लिक करना है। और यहाँ पर ड्राइंग के मेथड भी हैं थोड़े से, कि आपने ये डायरेक्ट बनाना है या 2 स्टेप में बनाना है या 3 क्लिक्स करने हैं, 4 क्लिक करने हैं। आप जब 4 महीने 6 महीने मेरे मेथड से सीख जाएंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये एक ही क्लिक से बनेगा। लेकिन स्टार्टिंग में आप डे फर्स्ट बनाएंगे तो शायद आप 1 बाय 1 ऐसे बना रहे हो। लेकिन मैं आपको इसमें भी गलत नहीं कहता, पहले दिन बनाएंगे तो मैं आपको फिर भी शाबाश दे दूंगा। लेकिन आप 1 महीने के बाद ऐसे बनाएंगे तो मैं आपको डांटूंगा। ठीक है। अब इसका क्या, इसको हमने स्मूथ कर्व को फॉलो करना होता है कि कितने स्मूथ कर्व कैलकुलेट कर रहे हैं, और आपको इसको कैलकुलेशन करने में टाइम नहीं लगेगा। आप, मैं जैसे मैं देख रहा हूँ कि मुझे पता है ये सिंगल स्मूथ कर्व है और आपका एक क्लिक यहाँ होगा और दूसरा क्लिक यहाँ होगा, डेफिनेट ओके हो गया, ये ओके हो गया। लेकिन अभी आपको इस चीज का अच्छे से अंदाजा नहीं होगा। अगर जो मैं कहूंगा कि आप भी ऐसे करो तो रट्टा तो लगा सकते हो, लेकिन आप कहेंगे ये पता नहीं सर ने किया कैसे है, क्यों किया ऐसे। इसका करने का मेथड क्या होता है कि हमने स्मूथ कर्व, जैसे पतंग का शतीर होता है, कोई हार्ड रॉड को ले लें, ऐसे बेंड करेंगे तो बीच में जिगजैग फैक्टर तो नहीं आएगा, बिल्कुल कर्व आएगा। तो स्मूथ कर्व में जिगजैग इफेक्ट नहीं होता। अब ये देखें, ये स्मूथ है, ये यहां से लेकर यहां तक, ये स्मूथनेस 10 फीट की भी होगी तो एक ही क्लिक लगेगा। तो ये छोटी है तब भी एक क्लिक लगेगा, आपने दो नहीं लगाना है। इसका मतलब है मैं कंसीव कर रहा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, तो आपने देखना है कि इसमें यहाँ सबसे ज्यादा डेप्थ किस साइड पर है। आप देखेंगे कि गहराई यहाँ पर है तकरीबन, देखें फील करें जरा, ये यहाँ आया। आपको इसमें आप ये ना सोचिएगा कि हमें यूं रख के सोचना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ एक जज करने के लिए मेथड गाइड किया है। तो आपका यहाँ क्लिक किया है तो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ लाकर राइट क्लिक किया और यहाँ डेफिनेट कॉर्नर है, लेफ्ट क्लिक किया, ओके हो गया। अब अगेन ये दूसरा स्टेप भी, ये भी स्मूथ कर्व है, देखें ये ऊपर की ब्लैक की लाइन नजर आ रही है, ये भी ऐसे बिल्कुल कर्व है स्मूथ। तो आपने इसको भी हाईएस्ट पॉइंट पे क्लिक किया और डेप्थ पे जाके लेफ्ट क्लिक किया, और यहां आगे ये भी स्मूथ कर्व है, यहां हाईएस्ट पॉइंट पर राइट क्लिक किया और यहां आके लेफ्ट क्लिक किया। अगेन यहां पर आके ये भी स्मूथ। आपने इसको सीखने के पॉइंट पे, आप वो ना सोचे कोई डिजाइनर क्या कह रहा है, आप सीखने की कोशिश करें कि मैं कैसे ड्रॉ करवा रहा हूं। ये किया और आपने ये ले लिया, ये किया। अब आपको आदत होगी, आपको समझ आ गई ये स्मूथ है और यहाँ कॉर्नर है। ये अब यहां पर देखें, यहां तक स्मूथ नहीं है। आप देखें यहां तक स्मूथ इतना नहीं है, ये थोड़ा सा हाइट यहां पर है। आप एक बार स्टेप यहां लगा लें, अब ये नया ये कर्व बना है, ये स्मूथ है, और एक स्टेप यहां लगा लें और अगेन यहां पर लाएं और ये लेफ्ट क्लिक किया और यहां राइट, ये भी स्मूथ है और एंटर किया जस्ट ये। अब आपको इतना परफेक्ट बना है कि आपको इसको एडिट करने की भी जरूरत नहीं। कभी कभी आप नीचे वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि ये आउट हो रहा है, तो आपने जो कर्व लगाए हैं उसके मुताबिक यही फाइन है। लेकिन अगर जो किसी की जिद हो तो आप इसमें इसको हल्का सा मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको एरो से लेकर यूं आप हल्का सा मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इसको लाइट सा, आप अपने आप को आदि बनाएं कि हर ऑब्जेक्ट को रेक्टिफाई की फेज में जाना है आपने। ओके, अब आपका ये ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है ना। आपने जो मर्जी आपको कह दे, आपने इसी तरह ड्राइंग करना है और इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। और अगर जो मैं कहूँ आज सारा दिन आप ये असाइनमेंट बैठ के बनाएं तो कल इंशाल्लाह ताला आपका हाथ नीट हो चुका होगा। ठीक हो गया। अब आप इसी तरीके से 1 बाय 1 सब ऑब्जेक्ट ओवरलैप के साथ आप बना लेंगे। ओवरलैप में भी मैंने आपको गाइड किया था कि ओवरलैप ऑब्जेक्ट को हम ओवरलैप करके ही बनाते हैं। कैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये इसके नीचे है और ये इसके ऊपर है। तो अब आपने इससे डरना नहीं है, ये नीचे है, आपकी नजर ऐसी होनी चाहिए कि आप फील करें कि मुझे ये ऑब्जेक्ट थारोली नजर आ रहा है, थ्रू आउट नीचे तक नजर आ रहा है। तो आप अज्यूम करेंगे तो फिर आप बना सकते हैं। आपने ऐसे नहीं बनाना कि डर के आप इधर से बनाना शुरू कर दें। सपोज ये मैंने अज्यूम किया कि ये नीचे है तो यहां पड़ा हुआ होगा, अज्यूम किया मैंने। अब मैंने कहा एक कर्व ये है स्मूथ और एक क्लिक मैंने ये कर दिया
और ये देखें मैंने गलत क्लिक किया तो देखें वो कट यहाँ आ रहा है। तो अगर जो आप इसको महसूस करेंगे तो एक क्लिक यहाँ आएगा और एक क्लिक यहाँ आएगा, और उसी रूट से देखें तो आपको समझ आ जाएगी। एक क्लिक ये किया और एक क्लिक ये, और यहाँ से एंटर किया, तो आप महसूस करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट बना, और उसने खुद बनाया, बताया कि ये ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट यहाँ है। तो आपने इसको बिला वजह डर के यहाँ तक नहीं बनाना या ऊपर की तरफ नहीं बनाना। जो छोटा सा ओवरलैप है तो आपने ओरिजिनल शेप दे दी, दिस इज फाइन। अब ऊपर वाले को आपने डिटो जैसे बना हुआ है वो उसको बना लें, और यहाँ पर आके इसका भी ओवरलैप आ गया, तो ये आपने अज्यूम किया ये यहाँ पर होगा, यहाँ अज्यूम किया। आगे जाके जब स्टिच भी सेट करेंगे तो हम देख लेंगे कितना ओवरलैप होना चाहिए, तकरीबन 2 से 3 mm रख लें, कोई इशू नहीं आएगा। अब देखें ये ऑब्जेक्ट तो अच्छा ड्रॉ हो गया। अगर जो यहाँ महसूस कर रहे हैं आप कि ये थोड़ा सा कट डिफरेंट है, असल में आपका ऑब्जेक्ट इसमें चेजल लुक में आना चाहिए। ये ऐसे ये ऑब्जेक्ट खूबसूरत बनेंगे और प्रोडक्शन के हवाले से भी बेहतर रहेंगे। इस तरीके से मैंने दोनों ऑब्जेक्ट को ड्रा किया। आपने ओवरलैप करते वक्त इन चीजों का ख्याल रखना। सपोज आपका एक ये ऑब्जेक्ट है, अब आप कहें ये भी ओवरलैप है, तो अब आपका ओवरलैप आपको यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ तक भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये यहाँ तक भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन आपने कंसीव क्या करना है कि आपने बस एक 3 mm तक का एरिया दिखाना है कि मैंने यहाँ तक कंसीव किया, और ये आपका, और बाकी ऑब्जेक्ट आपने वैसे ही बनाना है। ये इस तरीके से बन गया। ओके, ये अनलिमिटेड भी हो सकता है, ये यहाँ तक भी हो सकता है। लेकिन अगर जो आपको कंफर्म नहीं हो रहा है कि कहाँ तक होगा नीचे, तो आपने ये सोच लेना कि थोड़ा सा एरिया ओवरलैप कर दें। अभी आप 2 4 5 mm कर भी देंगे तो कोई इश्यू नहीं है। अगेन यहाँ पर भी आप एक दो ऑब्जेक्ट और देखते हैं, तो आप अब यहाँ तक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ओवरलैप है, तो आपने यहाँ से शुरू किया। आपको समझ नहीं आ रही कि ये कितना है, तो आपने बस यहाँ तक ही रहना, ये और ये आकर ये देखें, ये इस तरीके से। अब आपको कंसर्न ये नहीं है कि ये यहाँ तक है, आपने जितना गैस किया, शेप डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक कि ये यूं, ये डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। स्मूथनेस ऐसे ही है, देखें इसकी इसकी स्मूथनेस ऐसे ही है, कहीं जर्क फील नहीं हो रही, और इसकी भी स्मूथनेस ऐसे ही है। ये तो मेरी बेसिक ड्राइंग थी। प्रोफेशनल लेवल पर आप किस तरीके से करेंगे, जब आप यूज टू हो जाएंगे, आगे साल 2 साल के अंदर आपका हाथ बहुत नीट हो जाएगा, ब्रांड लेवल की स्केचिंग कर रहे होंगे, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगी कि आप इसको ड्राइंग को खत्म कर दें। स्केच जब रिक्रिएट होता है उसको भी आप ड्राइंग करेंगे तो अच्छा बनेगा। आप छोड़ दें बात किसी और की, आप जो पेंसिल स्केच, आप एक सीनियर डिजिटाइजर बन जाते हैं, तो पेंसिल स्केच पे काम करेंगे तो सबसे पहले आप ट्राई करें अच्छा काम करने के हवाले से कि आपने रिक्रिएट करना है, उसको रिक्रिएट करना है। बहुत से ऑब्जेक्ट होते हैं बिल्कुल जो सिंपल होते हैं, वो आप बना दें वैसे ही, लेकिन जहां कंपोजिशन टफ हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, तो वहां कैसे करना है आपने, वहां आपने ड्राइंग को फॉलो करना। ठीक है, मेरी ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा कि वहां ड्राइंग को फॉलो करना है। अगर जो अच्छा, आपको पता है एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग में, इस सिस्टम में सबसे जो रिस्पेक्टेबल और हाईली पेड जॉब है वो रियल डिजिटाइजर की है, जो स्केच पे रिक्रिएशन कर सकता है, ड्राइंग को समझता है, ऑब्जेक्ट को समझता है, मोटिव की सेंस जानता है, कर्व को समझता है, फ्लावर को समझता है, पेजलीज को समझता है, बरोक एलिमेंट को समझता है, आई ड्राफ्ट की शेप्स को समझता है। ये कुछ डिजाइन के एलिमेंट्स हैं, उनको समझता है और उन पे आपकी कमांड होती है। अब आपने आज ये स्केच कर लिया, आज हम इसको डिजिटाइज करते हैं। डिजिटाइज कैसे है कि आपने ये ड्राइंग किया, जैसे कि मैंने आपको सिखाया अभी कि कैसे करना है ड्राइंग। अब सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें स्टिचेस कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। आपने कोई स्टिच नहीं लगाना, कोई कलर नहीं लगाना। आप इन रूल्स के ऊपर काम करेंगे तो आप बेहतरीन डिजिटाइजर बन जाएंगे। आपने क्या देखना है कि नीचे स्टिच कौन सा लगा हुआ है, ये खुरदरा इफेक्ट आता है जो उसका ततामी है, वो एजेस के ऊपर आपने देखा कि ये रन है, लेकिन रन नहीं, इसको कम अज कम भी हमने कंसिडर करना है ट्रिपल रन। आपको कल मैंने समझाया था लास्ट क्लास में कि फिल स्टिचेस और आउटलाइन स्टिचेस, और आउटलाइन स्टिचेस में अभी दो चीजें सिखा रहा था कि रन और ट्रिपल रन, और फिल स्टिचेस में साटन और ततामी। आप पहले इस पे मास्टर हो जाए, 2 4 ऑब्जेक्ट डिजाइन करके दे दें, और इंशाल्लाह ताला अगले 20 टाइप के स्टिचेस आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है, स्टिच लेंथ का, स्पेसिंग का और फ्लो का,
जब आप इसको प्रॉपर साइड इफेक्ट के साथ मेजर करने के काबिल हो जाएंगे कि स्टिच स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टिच लेंथ क्या होता है, स्टिच स्पेसिंग क्या होती है, स्टिच फ्लो क्या होता है, अनइवन और इवन फ्लो क्या होते हैं, तो आप बेहतरीन स्टिच लगा रहे होंगे। और जितने भी 20, 25, 30 स्टिच आएंगे अपनी लाइफ में आपके डिजिटाइजिंग में, आपको इसी कसौटी पर परखने हैं, आपको कोई नया रट्टा नहीं लगाना। ठीक होगा ना, आप छोड़ दें बाकी चीजें। अब आपने देखा ये ततामी है और ये आपने आउटसाइड को देखा, ये रन लग रही है, लेकिन रन किस लिए नहीं लगाना, रन विजिबल स्टिच में इस्तेमाल नहीं होती। बहुत स्पेशल केस हो तो लगा लेते हैं, लेकिन मोस्टली नहीं होती, 90% नहीं होती। ये अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी में इस्तेमाल होती है। और विजिबल स्टिचेस में जब लोएस्ट स्टिच रन इस्तेमाल होती है वो ट्रिपल रन है। अगर जो इसको थोड़ा सा बोल्ड रखना हो तो ट्रिपल रन को 5 काउंट में कर देते हैं। अगर जो मजीद बोल्ड करना हो तो 7, या फिर बैक स्टिच में कर देते हैं। बैक स्टिच में से भी बोल्ड करना हो तो हम स्टेम स्टिच में कर देते हैं। हम स्टेम स्टिच से भी बोल्ड करना हो तो कॉलम सी से कर देते हैं। लेकिन अभी आपने उस टेंशन में नहीं जाना। अभी आपका जो लेवल है कि आपने रन और ट्रिपल रन और साटन और ततामी में एक्सपर्ट होना है। इधर आप लोगो डिजाइनर हैं या बुटीक डिजाइनर हैं, आपने इन दोनों चीजों के पैरामीटर्स को फॉलो करना है, स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो मैंने अभी बताया बुटीक डिजाइन में जो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं स्टिच की 0.6 स्पेसिंग में होती हैं, लेकिन ये फाइनल नहीं होती। 0.1 की भी, सॉरी 1 की भी हो सकती है, 0.8 की भी हो सकती है, 0.5 की भी हो सकती है, जबकि लोगो डिजिटाइजिंग में स्टैंडर्ड वैल्यू स्टिच की 0.4 होती है। बुटीक में क्या होती है और लोगोज में क्या होती है, 0.4। ठीक है, ये स्पेसिंग है। अब लेंथ क्या होती है, फिल स्टिचेस में लेंथ होती है 4 to 6 और आउटलाइन में लेंथ होती है 3 to 4। ठीक है, 4 to 6 का भी अगर जो हाईएस्ट लेवल देखें तो 5, तो 3 to 4 का भी हाईएस्ट लेवल देखें तो 3.5। ये दो आपने रट्टा लगा लेना है, आपने गलती से भी गलत नहीं लगाना। अभी आपने मैंने बताया, अब मैं इसका स्टिच लगाने से पहले डिसाइड करूंगा कलर कौन सा है। मैंने डिसाइड कर लिया ग्रीन। आपने ये नहीं करना है कि ब्लू कलर लगा हुआ तो आप बनाते रहें, बाद में पकड़ पकड़ के ग्रीन करें। तो आपने पहली बार ही ग्रीन कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि स्टिच कौन सा लगाना है। स्टिच आपने लगाना है ततामी। राइट क्लिक कर दिया, इसको जस्ट ततामी को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक कर दिया, सिलेक्ट भी हो गया और इसकी सेटिंग भी अपीयर होगी। अब यहां पर आपने 65 लगा है, 65 भी लगा सकते हैं। ये बेहतरीन है कि अगर जो आप साटन, मैंने कहा स्टैंडर्ड सेटिंग 60 है, 0.6 है, तो ततामी की स्टैंडर्ड सेटिंग 0.65 ही है, क्योंकि निस्बतन गफनेस का डिफरेंस आता है इसका। तो आप ये भी रख सकते हैं, 0.6 भी रख लेंगे, कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन असल वैल्यूज क्या है कि आपको इसको एडजस्ट करना आता हो। कि क्लाइंट कहे कि मुझे लाइट कर दें तो 0.8 करना आता हो, तो जो क्लाइंट कहें कि मुझे टाइट कर दे तो 0.4 करना आता हो। समझ आ गई मेरी बात। असल में ये कुछ, ये तो आपको मैंने एक रास्ता दिखाया है कि यहाँ स्पेसिंग एडजस्टमेंट होती है। मैंने फाइनल रूल नहीं बता रहा, लेकिन वैसे स्टैंडर्ड का बता रहा हूँ कि जो लोग आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो कोई कोई माशाल्लाह कोई एक्सपीरियंस नोट करे तो वो ये ना कहे कि सर ने 65 बताया, ये तो 70 होती है। ये अपनी अकल की कमी की बात है। मैं आपको एडजस्टमेंट का मेथड बता रहा हूँ कि आप 70 कर दें, आप 75 कर दें, आप 80 कर दें। नीड है तो डिजाइन की लुक क्या चाहिए, आउटपुट क्या क्या चाहिए, डिजाइन की डिमांड क्या है, ये कोई फाइनल फिगर नहीं है। आप अपनी तरीके से जो आपका क्लाइंट चाहता है, क्लाइंट मे बी 1 चाहता हो, मे बी 2 चाहता हो, कोई स्पेशल फीचर आ रही है डिजाइन की तो वहां ये 2 भी हो सकती है। तो इस लिहाज से आपने फिलहाल स्टैंडर्ड पे रट्टा लगाएं, आप प्रैक्टिस करें स्टैंडर्ड पे। और उसके बाद लेंथ आपको मैंने बताया था 4 to 6 लेंथ होती है फिल स्टिच की, तो उसमें ये मिड लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने मिड 5 का नहीं लगाना, आप 6 का लगा सकते हैं। लेकिन मैंने अभी एक आपको एक बेसिक सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको 5 पर रख दें। और मिनिमम लेंथ ये होती है कि इसमें छोटा स्टिच कितना होना चाहिए। अगर जो बड़ा ऑब्जेक्ट हो तो हैवी ऑब्जेक्ट हो तो आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। मिनिमम लेंथ लोग कहते हैं 0.7 रख लें, 0.8 रख लें, हर एक में यही रख लें, आप रख लें। लेकिन उससे भी बेहतर यह है कि आप ऑब्जेक्ट को देख लें। अगर जो छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसकी मिनिमम लेंथ को उसी तरीके से कंट्रोल कर लें, लेकिन बड़े को आप कर सकते हैं। मीन के ये मिनिमम लेंथ वहां रखते हैं जिसके बाद लगाने के बाद स्टिच पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना आ रहा हो।
अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेगेटिव इफेक्ट कहाँ है, कि वो नेक्स्ट में सीखेंगे। तो मैंने अभी आपको कहा कि ततामी को आप मिनिमम लेंथ 1 रख दें, 0.8 रख दें। लेकिन आप देख रहे हैं जब डिजाइन बन गया है कि 1 के साथ कोई इशू नहीं आ रहा, तो 1.5 भी रख सकते हैं, इससे आपको थोड़ी सी सेविंग हो जाएगी। अगर जो 1.5 से कोई इशू नहीं आ रहा तो 2 भी रख सकते हैं, 0.25 भी रख सकते हैं। मैं चैलेंज से कह रहा हूं आप रख लें, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि अगर जो इसको चेंज करने से कोई डिजाइन की लुक का मसला आ रहा है तो फिर आप मत रखें, ठीक हो गया। अब ये रख दिया, और इसके बाद ये फ्रैक्शन, ये कॉस्मेटिक्स हैं, ये डिफरेंट है, ये अगले सेशन में सीखेंगे। अब यहाँ आकर आपने एंटर कर देना है। अगर जो एंटर कर दिया तो ये अप्लाई हो गया, नहीं भी करेंगे तो अप्लाइड है। अगर जो आप सेव कर देंगे तो आने वाले जितने डिजाइन हैं जो ततामी से बनेंगे इसी सेटिंग पे अप्लाई हो जाएंगे। तो ये भी आपने जान छुड़वा ली और बार बार आपको चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। ओके, ठीक हो गया। अब आप जब भी ततामी लगाया करेंगे इसी सेटिंग पे लगेगी। इसमें मैंने अभी आपको लास्ट टाइम मैंने समझाना था कि ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, डिजाइन प्रॉपर्टी क्या होती है और डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। लेकिन अभी आपने यहाँ तक रखना है कि मैंने सेव कर दिया। इट मीन कि अब ये फाइनल कर लिया आपने डिजाइन। अब अगला स्टेप है आउटलाइन लगाने का। आउटलाइन मैंने आपको कहा, क्या कहा कि किस चीज की लगती है आउटलाइन, मिनिमम जो लगती है वो ट्रिपल रन लगती है। तो लेकिन अगर जो थोड़ा सा बोल्ड चाहते हैं आप, तो क्या करेंगे, ट्रिपल रन की आप ये यहाँ आएंगे, ये देखें ये ट्रिपल रन है, राइट क्लिक करेंगे। ट्रिपल रन को मैंने सोच लिया ब्लैक लगा लेता हूँ, ये कलर जब मर्जी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ आकर मैं इसकी सेटिंग क्या रखूंगा, 3.5, क्योंकि मैंने कहा 3 to 4, तो इसका मिड कितना आया, 3.5। वेरिएबल लेंथ भी वही है कि आप देखें कुछ लोग स्माइल दे रहे होंगे, 2 मैंने रखी हुई है, आप 2 भी रख सकते हैं, 2.5 भी रख सकते हैं, 1.5 भी रख सकते हैं। यानी कि जब ऑब्जेक्ट की शेप की एडजस्टमेंट डिस्टर्ब नहीं हो रही तो आप जितनी भी बढ़ा के रखना चाहें तो वो डिजाइन के लिए बेहतर चीज है। अगर जो 2 रखने से डिजाइन की लुक में फर्क आ रहा है तो 1.5 कर दे, उससे भी फर्क आ रहा है तो 1 कर दे। लेकिन आपका अगर जो 2 रखने से कोई मसला नहीं आ रहा तो बेहतरीन है कि 2 रख दे, ठीक हो, समझ आ गई मैं, क्योंकि 2 पे स्टिच बेहतरीन फ्लो करेगा। और कॉर्ड गैप होता है, इसकी एडजस्टमेंट होती है, ये एडवांस एडजस्टमेंट है, ये मैं आपको बता दूंगा, धागे का कर्व सेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन आप छोड़ दें इसको फिलहाल ज्यादा। अब रन काउंट, रन काउंट आपने लाजमी देख लेनी है। अगर जो ऑर्डिनरी ट्रिपल रन लगाना है, नॉर्मल सा सादा सा सस्ता जा काम करना है, तो फिर आप 3 रख लें। अगर जो थोड़ा सा क्वालिटी में करना है तो 5 कर लें, मजीद बेहतर करना है तो 7 कर दें, ठीक हो गया ना। आपने ये आउटलाइन लगा दी, 7 की कर दी, आप 7 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, ठीक हो गया ना। ट्रिपल रन पे लाइट रहेगा, 5 पे थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा और 7 पे मजीद बेहतर हो जाएगा। मैंने कोई फिगर आपको फाइनल तो नहीं बताई कि इतनी रख लें, लेकिन मैंने आपको वैल्यूज बता दी कि इतने पे कर लें आप। अगेन यहाँ पर आएंगे तो ये दोनों सेटिंग होगी और ये भी सेव कर दी। अब मेरे दोनों जिम्मेदारियां खत्म। अब अगला स्टेप आ जाता है कि इसको पंच किससे करना है। पंच करने के लिए मैंने बताया कि इसमें कॉलम ए भी है, कॉलम बी भी है, कॉलम सी भी है। अगर ये देखें, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स टर्निंग, ये पांचों टूल से हम पंच कर सकते हैं। लेकिन हमने चूज क्या करना है, जो परफेक्ट हो और कम टाइम में बनाए। तो यहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त जो परफेक्शन है मेरे नजदीक आपका कॉम्प्लेक्स फिल है। जस्ट पकड़ा और जस्ट एंटर कर दिया और ये आपका ये स्टिच अप्लाई हो गया। क्योंकि मैंने बैक स्टिच ट्रिपल रन को ब्लैक किया था तो इसको इस लिहाज से ब्लैक आया। तो अब मैंने ग्रीन स्टिच लगाना है, देखिए ये ग्रीन कर दिया और इसको पकड़ के मैंने यहाँ से अगेन कॉम्प्लेक्स फिल को पकड़ा। आप कोशिश करें कि अभी इसको आगे भी सेटिंग दे सकते थे, लेकिन मैंने फिलहाल यूं बनाया तो ये बन गया। डबल एंटर कर दिया फिलहाल। फिलहाल अभी एडवांस, लेकिन अभी इसमें ऑप्शन मौजूद है कि आप ज्यादा बेहतर ये होता है कि कॉम्प्लेक्स को फिल को पकड़ा, ये देखें पकड़ा और लेफ्ट डाउन कॉर्नर पे देखें क्या मैसेज दे रहा है, कंट्रोल सी किया, ये देखें कॉम्प्लेक्स, ये पकड़ा कॉम्प्लेक्स फिल से क्लिक किया, ये देखें लेफ्ट डाउन कॉर्नर पे देखें क्या मैसेज दे रहा है, ये देखें एंटर एंट्री पॉइंट। इसका मतलब ये है कि आपने डबल 2-3 बार एंटर नहीं मार देना, आपने पहले समझना है कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है एंटर एंट्री पॉइंट, मीन के वो कहता है कि ये ऑब्जेक्ट आपका स्टार्ट कहां से होना चाहिए। तो आप अभी बिगनर हैं, अभी आपको इतनी क्रिटिकल चीज नहीं समझाने लगा, तो वैसे आप कह दें कि मैंने स्टार्ट यहां से लेना है। ओके, जैसे क्लिक करेंगे कोई शेप में फर्क नहीं आया,
लेकिन अब क्या मैसेज आ रहा है, एंटर एग्जिट पॉइंट। वो कहता है एग्जिट कहां से करूंगा, मैंने कहा मुझे मुझे यहां से निकाल दो। मीन अब ये इसने डिसाइड किया एंगल पॉइंट, एंटर एंगल पॉइंट। आपने ये मेरी वीडियो को देख लेना है, आपने इसी तरीके से बनाना है। एंगल मीन के अगर जो मैं यूं रखूंगा तो यूं एंगल लगाएगा, यूं रखूंगा यूं लगाएगा, यूं रखूंगा तो यूं लगाएगा। आपने ये काम आपने समझ के करना है। तो मैंने यहां रख के फॉर सपोज यहां लगा दिया, तो एंगल मैंने अपनी मर्जी से सेट करना है। अगर जो आप कॉम्प्लेक्स फिल पकड़कर 2-3 बार एंटर भी दबाएंगे ना, तब भी ये ऑब्जेक्ट लग गया। अपनी मर्जी से आप कोई चीज फेंकते हैं तो अपनी मर्जी से गिरती है ना, जहां मर्जी जाके गिर जाए। तो ये अगर जो आप 2 या 3 बार एंटर 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 दबाएंगे तो लग फिर भी जाएगा। वन टाइम ततामी को क्लिक कर देंगे, वन टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं हूं ट्रेनर, आपको पहले मैं समझा रहा हूं, फिर आपने डिसीजन अपनी चॉइस का रखना है। बहुत से लोग मैंने देखा है वीडियोस पे कभी कभी ऑब्जेक्शन कर रहे होते हैं, तो यार आपने ततामी ऐसे लगाया है तो आप डायरेक्ट ततामी को क्यों नहीं क्लिक कर रहे। ये मुझे भी पता है क्लिक होके लग जाएगा, लेकिन आपको उस तरीके से समझ तो नहीं आएगी कि ये स्टार्ट एंड का इस्तेमाल कैसे किया। अब आपने एक काम मसला हल कर दिया। अब आप देखें ये लुक आ गई, ये ट्रू व्यू किया मैंने, ये देखा कि ये बेहतरीन लुक अपीयर हो गई। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम इसमें कुछ थोड़े से इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो आप अच्छा काम कर रहे हैं तो इफेक्ट क्यों अप्लाई करते हैं, ये देखें फ्लोरेंटाइन इफेक्ट अप्लाई किया। इफेक्ट क्यों अप्लाई करते हैं, यानी कि आम ततामी तो हर कोई लगाता है। तो आप अगर जो अब इस पे खर्च तो कोई नहीं आया, लेकिन आम ततामी से ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ठीक होगा ना। आप अपनी चॉइस के मुताबिक यहाँ से फ्लोरेंटाइन को लग के इसको कर्व में सेट कर सकते हैं और रीशेप करेंगे। इसके कर्व को फिर मजीद चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें, ऐसे कर दें या यूं कर दें या यूं कर दें या यूं कर दें, किसी भी तरीके से आपने चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। आप नहीं लगाना चाहते हैं फ्लोरेटाइन तो वो ना लगाएं, लेकिन मैंने एक कमांड बतानी थी वो मैंने सिखा दी। अब ये स्टिच बन गया आपका। अगला स्टेप है आउटलाइन लगानी। आउटलाइन बेसिकली तो असूली तौर पर तो मैनुअल भी लग रही होती है, लेकिन इसमें भी डिसीजन लेते हैं कि आपका मेथड कौन सा होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इसको आउटलाइन लगाने का कोई रीजन ना आ जाए आपके आगे, तो सबसे बेहतरीन मेथड ऑटो कमांड है। लेकिन कुछ लोग इसको डुप्लीकेट करके रन में कन्वर्ट करते हैं, वो एक ऑर्डिनरी मेथड है। लेकिन इसका बेहतरीन मेथड ये होता है कि ये क्लिक करें, और वो जो आपको कुछ लोग कहेंगे यार ये आसान मेथड ये है कि इसको डुप्लीकेट करें और इसको रन लगा दें, उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता। अब यहां पर मेरा कंट्रोल है कि स्पेसिंग, वो कहता है कि आउटलाइन को ऑब्जेक्ट से कितनी दूर लगाना है। तो मैंने इसको 0 पे रखा हुआ है, इसका मतलब है कि मुझे कुछ नहीं, बिल्कुल डेफिनेट ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाना है। तो मैंने 0 रखा। तो वो कहते हैं कितनी ऑफसेट लगानी है, यानी कि कितनी आउटलाइंस लगानी है इसके ऊपर, 1 2 3 4। मैंने कहा फिलहाल 1। तो किससे लगानी है, मैंने कहा ट्रिपल वन से। और ट्रिपल वन वो कौन सी यूज करेगा, जो आपने सेटिंग की हुई है 5 काउंट या 7 काउंट की, वो यूज करेगा। ओके किया और एंटर किया और ये आपकी आउटलाइन लग गई। अब इससे बेहतरीन आउटलाइन नहीं लग सकती। इसको डिफरेंट कलर में रख के देख लेते हैं। ये आपकी आउटलाइन का इस्तेमाल हो गया और आपने ये इश्यूज में नहीं जाना, ये जेन्युइन है। ओके, अभी इसमें कुछ इफेक्ट्स का काम है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। आप आज कुछ भी नहीं बनाते, आप अव्वल तो ये सारा बनाएं। नहीं भी बनाते, ये फ्लावर मेरे इस वीडियो के मुताबिक आपने बनाना है। और कितनी बार बनाना है, 20 टाइम बनाना है। फर्ज करें अगर जो आप कहें कि सर हम इतनी दूर से आए हैं, आप शादरा से आए हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप दरोगा वाला से आए हैं, आप कहाँ से आए हैं, तो मैं आपको अगर जो सही गाइडलाइन दूं तो मैंने आपका टाइम तो नहीं वेस्ट करना। मैंने कहा कि आप गलत मलत सारा ना बनाएं। आप आज मेरी वीडियो को ये ऑन रखें और ये ऑब्जेक्ट ये वाला फ्लावर ये वाला, और आप सारा दिन ये बनाते रहें। सारा दिन से मुराद यानी कि जब तक आप बोर ना हो। तो ये बनाने के बाद फिर अगला काम शुरू करें, और ये आप कोशिश करें चेक भी करवा दें। और ये होता है कि सारा दिन से मुराद ये होता है कि मैक्सिमम टाइम आप बनाएं, और जो चीजें मैंने समझाई हैं वो पहले फिंगर टिप्स पे ले आए। जब आप समझ लें कि जो चीजें सर ने समझाई हैं अब मेरे फिंगर टिप्स पे आ चुकी हैं, तो उसके बाद आप ये सब बनाएंगे तो आपसे बन जाएगा। तो एनीवे फिर आप कल मुझे असाइनमेंट दिखाएंगे तो जो करेक्शन होगी मैं कर दूंगा। आज जो सिखाया है आज आप अपने पल्ले बांध लें, आप इसको स्किप ना करें। कल जब लाएंगे करेक्शन करवाऊंगा तो वो भी आपकी गाइडलाइन होगी। तो इसके बाद जब करेक्शन करवा लेंगे एक बार फिर चेक करवाएं और फिर करेक्शन करवाएं, और यहाँ अगर आप परफेक्ट हो जाएंगे
आप समझ लें कि आइंदा बहुत सा काम आपका सॉल्व हो गया। आगे स्टिचेस का फर्क रहेगा, बाकी मेथड तो यही रहेगा। ठीक है, ये लोगो बना लें आप या बुटीक बना लें, इससे बेहतर गाइडलाइन मैं नहीं दे सकता। बहरहाल इंशाल्लाह आप फॉलो करें, आपको समझ आएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। You got me running, got me running. Shake it, shake it, shake it, baby. Raise your hands up. Raise them up. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आई होप कि आपको नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया ये सेशन लाजमी पसंद आया होगा। नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान फैशन एंड टेक्सटाइल की एक मारूफ कंपनी होने के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी एक कलीदी हैसियत का हामिल इदारा है। इस अदारे को नेशनल ट्रेनिंग ब्यूरो, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ट्रेड टेस्टिंग प्रोफेशनल स्किल काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का अथोराइज ट्रेनिंग पार्टनर होने का एजाज भी हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, नीडल क्राफ्ट का हेड एक ऐसा क्वालिफाइड शख्स है जिसको अपने ट्रेड की थ्योरी से लेकर प्रोडक्शन तक के तमाम मराहिल पर कमाल अबूर हासिल है और जिसके मावनीन भी फैशन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक नुमाया मकाम रखते हैं, जिसका मिशन है कि वो जात पात, रंगो नस्ल और मजहबी तासुब से बालातर होकर अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को दुनिया भर में आम करे, क्योंकि इसका ईमान है कि इसकी इस हकीर सी कोशिश से तरबियत पाने वाला एक भी हुनरमंद इसकी मगफरत का एक मेजर सोर्स साबित होगा। नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान कोई कंप्यूटर टाइप अदारा नहीं बल्कि एक मारूफ डिज़ाइन स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस है और हम अपने ट्रेनी तलबा को स्टेप बाय स्टेप तमाम मराहिल से गुजार कर एक हकीकी प्रोफेशनल बनाने की तरफ गामजन हैं। यही वजह है कि इस अदारे के सर्टिफाइड डिज़ाइनर्स की एक बड़ी तादाद दुनिया भर में बिलखसूस पाकिस्तान के तमाम फैशन ब्रांड और प्रोडक्शन हाउसेज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रही है। डियर व्यूवर्स, आप भी हमारी इंस्टीट्यूशनल या ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर रब्ता करें या इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी डिजायर वीडियो के लिए हमारी वीडियो ऑन डिमांड की सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ट्रेनिंग वीडियोस की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, बिकॉज आपका ये छोटा सा अमल मेरे मिशन को एक बड़ी एनर्जी प्रोवाइड करता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। You got me running, got me running. Shake it, shake it, shake it.